नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जमुई से। सर, रिएक्शन नंबर 16 को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें एक बार बे रिएक्शन था, वो पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज करना था 1%, तो एक बार था एल्कीन पर 1% और एक बार था एल्काइन पर 1%। आप दोनों देख चुके थे। जब आप एल्कीन पर किए हुए थे तब आपका जो प्रोडक्ट था, जो आपका प्रतिफल बना था, वो आपका बना था डाई हाइड्रोक्सी एल्केन, करेक्ट है। लेकिन जब आप एल्काइन पर यही काम किए थे तब आपको मिला था टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्केन, करेक्ट। आज जो हम पढ़ रहे हैं सर, वो है रिएक्शन नंबर 17, और ये रिएक्शन नंबर 17 है सेजफ रूल, सेजफ नियम। दरअसल 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिएक्शन से। पहला, परिवर्तन करें, जिससे संबंधित अब बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, बहुत सारे रिएक्शन भी हम लोग पढ़े हैं उसमें। दूसरा हुआ करता था, याद करें आप, क्या होता है जब, 16 भी उसी से रिलेटेड था, और बहुत सारा ऐसा रिएक्शन पीछे जितना भी आप पढ़े हैं, मैक्सिमम रिएक्शन में भी क्या होता है जब का क्वेश्चन था। लेकिन बीते जितना भी आप रिएक्शन पढ़े उसमें याद करिए 2 रिएक्शन, एक मार्कोनिकॉफ रिएक्शन और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। वो दोनों क्वेश्चन जो पूछा जाता है सर, वो डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बिहार बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन किसे कहते हैं, नहीं, डिफाइन करने के लिए पूछ देता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन किसे कहते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर आज जो हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जैसा एंटी मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ पूछता है, बिल्कुल उसी तरह सेजफ नियम भी पूछता है। आपसे पूछेगा कि सेजफ नियम है क्या, तो वैसे कंडीशन में आपको डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए बताना पड़ेगा कि सेजफ नियम होता क्या है। अच्छा, सेजफ नियम जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम आपको एक और बता दें कि आप बिल्कुल सेजफ नियम वही चीज है जो आप हाई टेम्परेचर पढ़े हुए थे, याद करिए 160-170 डिग्री सेल्सियस, आपको ये याद होगा। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण आप याद करें, उसमें 2 टाइप का था, एक था 140 डिग्री सेल्सियस और एक था 160-170 डिग्री सेल्सियस। तो जो चीजें आप डिहाइड्रेशन में पढ़े थे, जो चीज आप निर्जलीकरण में पढ़े थे हायर टेम्परेचर में 160-170 डिग्री सेल्सियस में, सेम वही चीज अभी हम सेजफ नियम में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो सेजफ नियम बिल्कुल वही चीज कहता है, लेकिन सेजफ नियम ना थ्योरी थोड़ा अलग ढंग से कहता है। तो थ्योरी क्या कहता है, थोड़ा इसको समझें आप। पहले सेजफ नियम को समझने के लिए हम एल्काइल एल्कोहल का यूज करेंगे। याद रखिएगा, आप याद करो, हायर टेम्परेचर में भी स्टार्टिंग में जो हुआ करता था सर जी, वो हमारा एल्काइल एल्कोहल ही हुआ करता था। तो यहां पर भी जो आप लेंगे वो एल्काइल एल्कोहल ही लेंगे। हम जानते हैं कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है OH, है ना। आप उसका नाम लिखने का तरीका अच्छे ढंग से जानते हैं। अगर सामान्य नाम लिखते हैं तो होता है शब्दरूप प्लस आइल प्लस एल्कोहल। अगर आप उसका IUPAC नाम लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं शब्दरूप प्लस N प्लस ऑल, करेक्ट है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिखे, सामान्य IUPAC, लेकिन उससे पहले हम एल्काइल एल्कोहल का एक संरचना बनाते हैं आपके सामने में। C आप देख रहे हो, फिर यहां पर भी C है, फिर इस जगह पर भी आप C ले लो और एक और C ले लो। हम 4 C लिए हुए हैं टोटल, 4 कार्बन का यूज, ठीक है। आप H का प्रयोग करेंगे, जाहिर है कंप्लीटेड बनाइए इसको, जो फार्मूला होता है उसके तर्ज पर आप काम करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहां पर आप एल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप, एज ए क्रियाशील मूलक आप ले लो। कुछ इस तरीके से आप अपने कंपाउंड को देख पा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, सही है। इसके नाम का अगर हम जिक्र करें तो हम जानते हैं कि किसी भी वैसे कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, जो क्रियाशील मूलक है, वो किस पोजीशन पर है, वो पोजीशन को भी दर्शाना बहुत जरूरी होता है ना, उसका नाम लिखने के लिए। अच्छा, एक और चीज है, सिर्फ वो पोजीशन को ही नहीं बल्कि आपको यह देखना पड़ेगा कि कार्बन के कौन से लॉन्गेस्ट चेन की ओर से नंबरिंग किया जाए, किस कार्बन के तरफ से नंबरिंग किया जाए, जिस कार्बन की ओर से हमारा फंक्शनल ग्रुप, हमारा क्रियाशील मूलक नियरेस्ट पोजीशन पर या नजदीकी स्थान पर मिल जाए। आप अगर इसका नेमिंग को देखोगे तो आप अगर इस कार्बन की ओर से नंबरिंग करते हो तो जो फंक्शनल ग्रुप है, जो क्रियाशील मूलक हमारा OH है, वो क्रियाशील मूलक हमारे तीसरे कार्बन पर आएगा। इधर से आप काउंट करें तो 1 2 3 पर आपका आएगा OH। लेकिन अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 2 ही पर OH आ रहा है। इसका मतलब इसका जो हम नाम लिखेंगे, नाम लिखने से पहले जो पोजीशन लिखते हैं वो पोजीशन इस साइड से ना होकर वो पोजीशन इस साइड से हो जाएगा। क्योंकि नाम लिखने के क्रम में ये कहा जाता है कि आप उस फंक्शनल ग्रुप को देखिए और उस कार्बन के पोजीशन को समझिए
जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन की ओर से सबसे नियरेस्ट पोजीशन पर आएगा वही नेमिंग करने का तरीका सही होगा। तो अगर हम इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 पर जाके अल्कोहल मिल रहा था, इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पर जाके अल्कोहल मिल रहा था। ऐसे कंडीशन में हम बिल्कुल सही है कि इधर से ना होकर इधर से चलना चाहिए। तो आप अगर इधर से लिखोगे तो 1 2 3 4 लिखेंगे, ऐसे में जो अल्कोहल मिलेगा वो किस पोजीशन पर मिलेगा? दूसरे पर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसका नाम लिखने में आगे हमको 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका अगर हम नाम का जिक्र करें सर जी तो आपको लिखना पड़ेगा 2। अब IUPAC नाम कहता है लिखने का इसका कि शब्दरूप प्लस n प्लस ऑल, वर्ड रूट प्लस n प्लस ऑल। पोजीशन को लिखने के बाद वर्ड रूट का अगर हम जिक्र करें, शब्द रूप का जिक्र करें, तो शब्द रूप बताता है कार्बन की संख्या। तो टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 और 1 4। तो 4 कार्बन का नाम होता है सर जी ब्यूट। अब ब्यूट में जोड़ेंगे हम लोग n, अब उसमें हम लोग जोड़ेंगे ऑल, तो इसका टोटल नाम बनेगा ब्यूटेनॉल, है ना। अब आप इसमें क्या करोगे? तो अब आप इसमें लगाओगे सांद्र यानी कंसंट्रेशन H2SO4, करेक्ट है, कंसंट्रेशन H2SO4 एज ए उत्प्रेरक। और अब आप इसी कंपाउंड को हीट कर देंगे 160-170 डिग्री सेल्सियस। ये सेजफ नियम का था। ये हायर टेम्परेचर का भी था कंडीशन। अगर आपको ध्यान, आप अगर निर्जलीकरण पढ़े हुए सर, ये जो हमारा पिछला वीडियो हुआ करता था, आप आगे चल के पुराना जो वीडियो है आप उसमें जाके देखिएगा, तकरीबन आपको डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण अभिक्रिया भी आपको दिखाई देगा। और मेरे ख्याल से निर्जलीकरण अभिक्रिया में 2 चीज जो आपको बताया गया है 140-160, तो आप 160 में जाके देखेंगे तो उत्प्रेरक जो हुआ करता था वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ही हुआ करता था, है ना। तो यहां पर हम लोग सेजफ नियम में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप एल्काइल अल्कोहल ले रहे हो। एल्काइल अल्कोहल आप जानते हैं कि उसका क्रियाशील मूलक होता है हमारा OH, है ना। अब आप क्या करिए, इसमें H2SO4 एज उत्प्रेरक लीजिए और आप जो डिग्री सेल्सियस का यूज करिए, जो आप टेम्परेचर का यहाँ पे यूज करें वो 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब आप जब आप 160-170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो सेजफ नियम क्या कहता है, उस थ्योरी को डिफाइन करते हैं। कहता है कि किसी भी एल्काइल अल्कोहल को अगर आप कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में 160-170 डिग्री सेल्सियस पर जब आप हिट करोगे तो हाइड्रोक्सी समूह, इस लाइन को थोड़ा बढ़िया से सुनेंगे आप, हाइड्रोक्सी समूह उस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, एक चीज ध्यान दीजिए सर, टोटल कार्बन कितने? 4, हाइड्रोक्सी एक कार्बन पर मौजूद है ही, तो ये हाइड्रोक्सी उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसके साथ वो रिएक्शन करेगा। मींस उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा ये हाइड्रोक्सी। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सी के ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, और H के ऊपर चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। तो नियम कहता है कि ये OH उस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया में भाग लेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम। यह थ्योरी है, दोबारा आप इस थ्योरी को बढ़िया से सुने कि यह हाइड्रोक्सी उस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया में भाग लेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। सर बहुत बड़ा सवाल है सर, क्या ये कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, मात्र 1 है, तो क्या आप इस OH को इसके साथ रिएक्शन करा दोगे? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन और इसी कार्बन का अगर आप OH लेते हैं तो फिर ये OH और ये हाइड्रोजन के बीच में आप रिएक्शन, एक ही कार्बन का OH और सेम कार्बन का आप H लेते हो और इन दोनों के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो बड़ी बात है ये बॉन्ड कैसे क्रिएट करेगा, बॉन्ड आप कहां से बनाएगा? दोनों कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल बच जाएगा, तब आप क्या करोगे? तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो मीन्स इस कार्बन का हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन का आप हाइड्रोजन नहीं ले सकते, तो उस कार्बन के हाइड्रोजन को छोड़कर बाद बाकी जितना कार्बन आप देख रहे हैं उसको देखिए और तब देखिए कि किस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं, इस कार्बन के साथ 2 है और इस कार्बन के साथ 3 है। ऐसे कंडीशन में ये जो OH पर माइनस है वो किसके साथ बाहर जाएगा? तो इस H के साथ बाहर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। पहले बोल चुके हैं कि इस हाइड्रोजन का आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे में सर जी जब इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस है तो ये दोनों को हम यहाँ से हटा सकते हैं। सर जी H के ऊपर प्लस OH के ऊपर माइनस, ये दोनों के बीच में अब आपका यहाँ से जी रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको हटा दीजिए तो H के ऊपर चार्ज क्या होता है सर जी, प्लस, और OH के ऊपर माइनस, दोनों जब बॉन्ड बनाया हुआ था तो एक एक इलेक्ट्रॉन था, बिल्कुल सही है।
लेकिन जब ये डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन आप याद करिए उसमें जल का विस्थापन हुआ करता था, जब ये यहां से निकलेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, OH अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो ऐसे में कार्बन का ये फ्री रेडिकल और कार्बन का ये फ्री रेडिकल बच जाएगा। तो कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक कर चुका है तब इस कार्बन के पास मात्र 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3 और 1 2 3। अब हम क्या करें कि 4 बॉन्ड हो जाए? तो ऐसे में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ऊपर में कार्बन का फ्री रेडिकल बचा है उसको आप नीचे ले आइए, ये वाला भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो फ्री रेडिकल है आप उसको भी नीचे ले आइए। ऐसे में कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, पहले से यहां पर एक बॉन्ड है, अब यहां पर एक और बॉन्ड क्रिएट करेगा तो यहां पर कैसा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख दीजिए। क्या हम इसको CH3 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये CH3 है। तो अब आप यहां पे लिख दो सर जी CH3, सिंगल बॉन्ड है तो लिख दीजिए सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ C है, अच्छा चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड अब बन जाएगा है ना, तो आप इसको ऐसे दर्शा दो C डबल बॉन्ड, इसके बाद यहाँ पर C नजर आ रहा है सर जी, है ना। अब फिर इस जगह पर भी सिंगल बॉन्ड के साथ इसको CH3 बना दीजिए, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो CH3। अच्छा नीचे में आपका एक H होगा और यहाँ पर भी आपका एक H होगा, देख सकते हैं आप, इस जगह पर भी एक H इस जगह पर भी। अब अगर हम इसका नाम का जिक्र करें तो सर जी इसका नाम बनेगा 2, चूंकि डबल बॉन्ड आपका दूसरे नंबर पर आता है, 1 2 इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 है ना, इसका मतलब डबल बॉन्ड का नियरेस्ट पोजीशन 2 आता है, 2 उसके बाद 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। अच्छा डबल बॉन्ड के वजह से आप इसमें जोड़ेंगे इन, तो इसका टोटल नाम बनता है 2 ब्यूटेन, है ना। अब यहां से विस्थापन किसका हो रहा था? तो विस्थापन आपका जल का हो रहा था, H2O का विस्थापन कर दो। तो सेजफ नियम बेसिकली कहता क्या है? सेजफ नियम का थ्योरी कहता है कि एल्काइल एल्कोहल का हाइड्रोक्सी समूह उस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ विस्थापित होता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम। अगर डिफाइन करने का प्रश्न पूछा जाए सेजफ नियम क्या होता है, तब आप यही लिखेंगे कि एल्काइल एल्कोहल का जिस कार्बन पर OH होता है, मीन्स आप इसको डायरेक्टली परिभाषा में ऐसे लिखो, एल्काइल एल्कोहल में मौजूद वह हाइड्रोक्सी समूह उस कार्बन के साथ मौजूद हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। ऐसे में जो आपका प्रतिफल का निर्माण होता है वो एल्कीन का निर्माण होता है और जिसका विस्थापन होता है वो जल का विस्थापन होता है। तो ये आपका बेसिकली थ्योरी होता है सेजफ नियम का। थैंक यू वेरी मच।